जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमएस क्लासेस में। साथियों, ये अपनी साइंस की आज दूसरी क्लास होगी। पहला टॉपिक शुरू किया गया था मापन और मात्रक। तो कल हमने आपको थोड़ा बेसिक बताया था कि भौतिक राशियां किसे कहा जाता है, भौतिक राशियों के बारे में बताया। फिर मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ थी उसके बारे में बताया। फिर आपको बताया था कि भौतिक राशियों को दो आधार पर बांटा गया था, एक दिशा और परिमाण के आधार पर और एक मापन और मात्रक के आधार पर। तो दिशा और परिमाण के आधार पर आपने सुना था, जाना था कि दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। उसके बाद मापन और मात्रक के आधार पर आपने जाना था, एक मूल राशि होती है जिसको हम आधारी राशि के नाम से भी जानते हैं, और एक होती है व्युत्पन्न राशि। फिर मूल राशियाँ कितनी होती हैं इसके बारे में जाना था। 7 मूल राशियाँ होती हैं, आपने उसके नाम भी जाने थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसके बारे में सुना था, है ना। और उसके बाद आपने जाना था कि व्युत्पन्न राशि किसे कहा जाता है। फिर इनके मात्रकों के भी बारे में आपने सीखा था। तो उसी से संबंधित आज आपके सामने कुछ जो प्रीवियस ईयर हाल फिलहाल में पूछे गए प्रश्न हैं उसको भी साथ में कराते चलेंगे, ताकि आपको ये ना महसूस हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे पेपर में आता है कि नहीं आता। एकदम पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके आपके प्रीवियस ईयर साथ साथ में क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। देखिए जैसे लिखा है, अब देखो आपको कब कब पूछे गए हैं ये भी लिख दिया गया है कि ये प्रश्न कब कब पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित है। आपने पढ़ा था, 3 प्रणाली पढ़ा था, एक एफपीएस पद्धति पढ़ा था मापन की और मात्रक की, और एक पढ़ा था आपने सीजीएस पद्धति, और एक पढ़ा था एमकेएस पद्धति। इन सबको मिलाकर एक एसआई पद्धति बनी थी, उसके बारे में आपने पढ़ा था। तो फुट किस में आता है, और ये प्रश्न कब पूछा गया, एएलपी सीबीटी टू 6/5/2025 और आरपीएफ कांस्टेबल 6/3/2025 में पूछा गया है। तो अब ये बताइए फुट किस में आता है। तो देखो हमने आपको बताया था 3 मूल राशियां जो हैं उनका आपको जरूर याद रखना। कौन कौन सी, लंबाई के बारे में, लंबाई के बारे में, द्रव्यमान के बारे में और समय के बारे में। तो अगर आप सीजीएस पद्धति में लंबाई के बारे में देखते हो तो लंबाई सेंटीमीटर में होती है, द्रव्यमान ग्राम में होता है, और समय किस में होता है, सेकंड में होता है। ये सेकंड में होता है, ये समय है, सेकंड में होता है। उसके बाद आप देखे थे कि एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में लिखा जाता है, ये लंबाई का मात्रक होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, और समय का मात्रक क्या था, सेकंड था। इसी को ही आपको एसआई पद्धति में, तो आपकी बस्ती क्या है, एफपीएस। एफपीएस में फुट में लंबाई को नापा जाता था, और पाउंड में द्रव्यमान को मापा जाता था, और समय में सेकंड को मापा जाता था। ठीक है, समय को किस में मापा जाता था, सेकंड में। तो फुट पूछा है किस मात्रक का है, तो एफपीएस पद्धति का है। किस पद्धति का है, एफपीएस पद्धति का है। लंबाई का मात्रक फुट होगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होगा, और समय का मात्रक सेकंड होगा। ठीक है, समझ गए। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, आधार राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है। आधार राशियां, अभी हमने आपको बताया आधारी राशि या आधार राशि उसी को कहते हैं जो हमारी मूल राशि है। मूल राशि को ही हम क्या कहते हैं, आधारी राशि के नाम से भी जानते हैं। तो ये बताइए मूल राशियों के मात्रक को आप मूल मात्रक कहते हो कि नहीं कहते हो। तो आधारी राशियों के मात्रक को भी हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक ही कहेंगे। ये कब प्रश्न पूछा गया है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में 24/6/2025 में पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा। तीसरा प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता, अब ये ज्योति तीव्रता पहले आप ये बताइए मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। आपको बताए थे 7 मूल राशियां होती हैं, कौन कौन सी होती है, लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा। ये हमारी सब कौन सी हैं, 7 मूल राशियां हैं। और इनके मात्रक भी आपको लिखाए थे, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऐसे आप याद रखिएगा। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। सीडी से लिखे थे आप, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ये 7 मूल राशियां थी। तो पहले आप ये बताओ कि ज्योति तीव्रता कैसी राशि है, मूल राशि है। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक पूछा है, क्या होगा, कैंडेला होगा। क्या होगा,
कैंडेला होगा। ये प्रश्न कब कब पूछा गया है देख लो, 2024 में या 2025 में। ALP CBT 2 2/5 2 मई और ये RPF SI 2/12। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। तो ये तीनों प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, देखते रहिएगा। ऐसे ऐसे सारे प्रश्न आपको जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, साइंस के सारे क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, साथ में थ्योरी भी आपकी होती चलेगी। तो क्वेश्चन और थ्योरी का दोनों का एक साथ चलता जाएगा समावेश। और आपको कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई किताब उताब, बस आप इस क्लास को पढ़ लीजिएगा, इसी नोट्स का रिवीजन करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे। चलते हैं आगे। चलिए आगे के आपके प्रश्न लिखे गए हैं और ये प्रश्न कब कब पूछे गए हैं उसको भी लिखा गया है। चलिए अब बताइएगा कि एसआई मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? घंटा, किलोग्राम, मोल, मीटर, इन चारों में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? अगर आप जानते हो कि कौन कौन से एसआई मात्रक होते हैं और कौन सी मूल राशियां हैं, देखो ये यहाँ पे जो भी लिखे गए हैं मूल राशियों के ही लिखे गए हैं। जैसे देखो किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। मोल एसआई मात्रक किसका होता है? पदार्थ की मात्रा का होता है, पदार्थ की मात्रा का होता है। मीटर किसका होता है? लंबाई का मात्रक होता है। तो बचा कौन? घंटा। घंटा नहीं होता, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो घंटा एसआई मात्रक नहीं है। यही आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। अब कब पूछा गया है? ALP CBT 2 6/5/2025 को पूछे गए प्रश्न। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट, देखो ये जो ऑप्शन आपको लिखे गए हैं, डिग्री, केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट, ये सारे के सारे आपके तापमान की इकाई हैं। कहीं डिग्री में नापा जाता है टेम्परेचर को, कहीं सेल्सियस में नापा जाता है, कहीं फारेनहाइट में, है ना, केल्विन में, हर जगह नापा जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें से एसआई मात्रक, अब याद करो 7 मूल राशियां बताएं, उसमें लिखा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। जब आप उसको रिवीजन करोगे तो आपके सारे प्रश्न अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और कब पूछा गया है? 2025 में। सब 25 26 25 26 के प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। एसआई पद्धति में कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी किस विकल्प में सब मूल राशियां हैं? सब क्या है? मूल राशियां हैं। जैसे देखो तापमान मूल राशि है, लेकिन दाब और आयतन मूल राशि नहीं है, क्योंकि आयतन निकलता है मूल राशियों के। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहां से निकलता है। अच्छा, यहाँ पे तो एक को नहीं है, दूरी बताया क्या मूल राशि है? केवल आप 7 मूल राशि याद रखो। दूरी आई थी क्या? नहीं आई थी। चाल आई थी क्या? नहीं आई थी। त्वरण आई थी क्या? नहीं आती है। अच्छा, लंबाई मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, यानी विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत है नहीं। जब आप याद रखोगे, देख लो अभी आपको केवल थोड़ा सा टॉपिक, आधे घंटे का टॉपिक पढ़ाए थे, उससे आपके इतने सारे क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो आप 3 उधर 3 ये 6 प्रश्न हो गए। अब बनने लगेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप पेशेंस बना के क्लास में लगातार बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, बस आपको केवल एक काम करना है, मेरे साथ लगातार बने रहना। आपकी साइंस यूँ सब कंप्लीट हो जाएगी और आपकी साइंस की डर भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ और कराते हैं आपको। चलिएगा, आगे आपके प्रश्न लिखे गए हैं और आप इनको देखिएगा, बताइएगा, इनके सभी उत्तर आप करने की कोशिश करिएगा। देखो पहला लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? राशियों को, भौतिक राशियों को विभाजन बताए थे दिशा और परिमाण के आधार पर भी, तो उनसे संबंधित प्रश्न। निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो यानी कि अदिश राशि क्या होती है? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो अब बताओ, संवेग, बल, द्रव्यमान और वेग। हमने आपको सदिश में बताया था कि 4 तो कम से कम याद रखिएगा, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब कैसी राशि होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। तो संवेग भी है, बल है, वेग है, कौन सी नहीं है? द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलिएगा आगे, चलिएगा आगे चलते हैं। डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। परिमाण है, दिशा नहीं, इसका मतलब अदिश राशि की बात हो रही है। तो बताओ इनमें से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? फिर आप याद रखो, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये हमारी सदिश राशियों में आता है।
किसमें आता है? सदिश राशियों में। तो बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, आवेग भी सदिश राशि है। कौन बचा? कार्य बचा। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसी का परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। 10 जूल कार्य किया, 20 जूल कार्य किया, लेकिन किस दिशा में किया ये नहीं पता। ठीक है। डैश संवेग डैश में होता है, कोई दिशा नहीं, दिशा दिशा और परिमाण दोनों, और परिमाण। तो पहले आप ये सोचो कि संवेग कैसी राशि है। संवेग कैसी राशि है? संवेग सदिश राशि है, और सदिश में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, यानी कि इनमें से तीनों अदिश राशियों की कोई एक है जो अदिश राशि नहीं है। फिर सोचो, यानी कि सदिश राशि बताना है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग सदिश राशि में आती है। तो इसमें बल दिख गया, तो बल ही तो सदिश राशि है, बाकी सब अदिश हैं। यही तो पूछा कौन सी अदिश राशि नहीं है? बल अदिश राशि नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के भी करा दिए। साथ साथ में 10 मिनट में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के उसके बाद 20 से 25 मिनट आपकी थ्योरी करा देंगे। ठीक है। चलिए, कल हमने पढ़ लिया था, मूल राशियों तक पढ़ लिया था। अब आपको आज व्युत्पन्न राशियों के बारे में जानना है। अब फिजिक्स में 7 मूल राशियां और 2 संपूरक राशियां हैं, उसके अलावा जितनी भी राशियां होंगी सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है। तो 7 मूल राशियों के बारे में पढ़ लिया। अब 2 संपूरक राशियां उसको पढ़ लेते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। एक है स्टेरेडियन, जिसका मात्रक होता है एक ठोस कोण और एक समतल कोण है। ठीक है। 2 संपूरक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारी व्युत्पन्न राशियों के बारे में फिर आगे चलते हैं। चलिएगा साथियों, अब देखो हमने 7 मूल राशियों के बारे में आपको कल पढ़ा दिया था और कहा था कि आगे आज की करेंगे। तो देखो 7 मूल राशियां और 2 हमारी संपूरक राशियां होती हैं। उन 2 संपूरक राशियों को जान लीजिए। उसके बाद भौतिक में जितनी भी राशियां हैं सभी की सभी क्या हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो पहली राशि कौन सी है? समतल कोण है। क्या है? समतल कोण, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। दूसरा है ठोस कोण। दूसरा क्या है? ठोस कोण। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। 7 मूल राशियां, 2 ये राशियां संपूरक राशियां। इसके अलावा जितनी भी राशियां हैं सब क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो व्युत्पन्न राशियां के बारे में अब हम पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा। अब व्युत्पन्न राशि किसे कहा जाता है? जो मूल राशियों के सहयोग से उत्पन्न होती हैं उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या किसके सहयोग से? मूल राशियों के सहयोग से उत्पन्न राशि क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे आपका मान लीजिए क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और चौड़ाई को भी किस में नापते हैं? मीटर में। यानी दूरी ही की बात हो रही है तो दोनों ही लंबाई है। इसका मात्रक क्या हुआ? एल, मीटर इंटू मीटर। तो इसका मात्रक जो आया क्या है? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर, ऐसे लिखा गया। तो देखो क्षेत्रफल किससे हुआ? 2 मूल राशियां, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो लंबाई, दोनों ही तो लंबाई है, दोनों ही लंबाई है, तो 2 मूल राशियों के सहयोग से आया और इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर स्क्वायर बना। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर होता है। इसी तरह से जैसे आपसे आयतन के बारे में पूछ लेता हूँ। आयतन कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है कि या मूल राशि है? आयतन भी कैसी राशि है? व्युत्पन्न। आयतन का क्षेत्र कैसे निकाला जाता है किसी का? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक क्या लेते हैं? मीटर ही लिया जाता है, ऐसा ही मात्रक। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर का क्यूब हो गया, मीटर का क्यूब हो गया। या इसी को घन मीटर भी कहा जाता है। तो क्षेत्रफल और आयतन भी कैसी राशि? हमारी व्युत्पन्न राशि है। चलिए अच्छा, एक और लेते हैं। जैसे आपका चाल हो गया,
चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी मतलब कि दूरी, कोई दूरी चल रहे हैं यानी लंबाई चल रहे हैं, और लंबाई कैसी राशि होती है, मूल राशि होती है। और मूल राशि का एसआई मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। और समय, समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। एसआई मात्रक लिख रहे हैं तो चाल का एसआई मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन चाल कैसी राशि है, एक व्युत्पन्न राशि है। चाल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। किससे मिलकर बनी है, लंबाई और समय से। लंबाई और समय के अनुपात को ही क्या कहा गया है, चाल कहा जाता है। आप जानते हो कि एकांक समय में हम जितनी दूरी चल लेते हैं उसी को हम चाल कहते हैं। जैसे 1 सेकंड में हम 5 मीटर चल रहे हैं तो हमारी चाल होगी 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिएगा आगे और बात करते हैं मूल राशियों की। देखिए फिजिक्स में है तो बहुत सारी राशियां, कुछ ही हम यहाँ पे जानते हैं, बाकी जैसे जैसे चैप्टर में आती जाएंगी वो उनके मात्रक को हम पढ़ते जाएंगे। मूल राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ये दो पूरक राशियां हैं। कैसी राशियां हैं, पूरक राशियां। चलिए जैसे आगे चलते हैं। जैसे अभी आपके सामने है, मान लीजिए बेग, बेग, बेग। जैसे आप चाल निकालते हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। उसी तरह से बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसका सूत्र होता है विस्थापन। अब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन। अब विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन भी किस में होगा, मीटर में होगा। जैसे देखो कैसे, एक व्यक्ति यहां से चला, ए स्थान से चला, बी स्थान पे पहुंचे, ये 4 मीटर चला। ठीक है, और फिर अगर यहां से यहां तक आया तो ये दूरी अभी 4 मीटर हो गई। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यहां से फिर वापस ए पे चला गया, इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। जहां से चले वहीं पे आ जाए तो विस्थापन 0 हो गया। अच्छा मान लीजिए ऐसे ऊपर गया, तीसरे स्थान सी पे गया, सी पे पहुंच गया 3 मीटर। अब इसको आना है, वापस ए पर आना है, तो अगर यहां से गया फिर यहां पे गया, उल्टा आएगा तो 3 4 7 मीटर चलेगा। तो अब उसको विस्थापन का मतलब होता है एक शॉर्टकट रास्ता है जिसमें कम दूरी चलनी पड़े। तो ये अगर ऐसे चल जाए, ऐसे चल जाए, यहाँ पे फिर आ जाएगा। यही दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हुई। तो अगर ये पाइथागोरस से देखो तो ये त्रिप्लेट बनता है कि नहीं बनता, विस्थापन। तो कितने का विस्थापन हो रहा है उसका, 5 मीटर का विस्थापन हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाता तो 4 ये 3 ये, 4 3 7 था, लेकिन विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। अब विस्थापन भी तो दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसका भी वेग का मात्रक भी क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक भी क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। ले लीजिए। अच्छा, और एक दो कर लेते हैं। जैसे वेग आ गया, इसके बाद त्वरण आता है। त्वरण यानी एक्सीलरेशन। अच्छा, त्वरण जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के एक्सीलेटर हमको एक्सीलरेट कर रहे हो, धीम कर रहे हो, तो रिटार्डेशन मंदन कर रहे हो। ठीक है, तो उसका भी मात्रक होता है। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटे कितने समय में आया, वेग में परिवर्तन बटे समय। अच्छा, वेग का मात्रक फिर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है भैया। इसका गुणा हो जाएगा तो त्वरण का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। या इसी को मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 लिख दिया जाता है, ये लिख दिया जाता है। ठीक है, ये त्वरण का मात्रक है। और त्वरण भी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, मूल राशियों के सहयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे कार्य हो गया, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल का मात्रक आप न्यूटन करते हैं, न्यूटन होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, या इसी को जूल कहा जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये सारी हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं, और सारी राशियों के मात्रक को जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसमें आते जाएंगे, उनके मात्रक को हम लिखते जाएंगे। लिखने के तो बहुत सारे हैं, ठीक है साथियों, समझ गए, चलिएगा। तो यहाँ तक का आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं, जैसे अब दूरी मापने के लिए, लंबी दूरियों मापने के लिए किसका यूज करते हैं। जैसे थोड़ी दूरी हो गया, 10 मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर हो गया, 1000 किलोमीटर हो गया, नापते हैं। लेकिन इसके बाद और लंबी दूरी, जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को हम किस में और नाप सकते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे प्रकाश वर्ष का, दूरी का मात्रक है AU का मान, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान सुना होगा आपने, पारसेक का नाम सुना होगा। उन्हीं के बारे में आगे हम पढ़ते हैं, चलिए। अब बड़ी दूरी मापन की इकाई क्या है। बड़ी दूरियां जैसे खगोलीय दूरी एक होती है, इकाई क्या होती है, खगोलीय दूरी होती है। इसमें किसको नापते हैं, पृथ्वी के केंद्र से, जैसे पृथ्वी हो गया और ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को मापने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को जिसमें नापा जाता है उसे खगोलीय इकाई कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी, औसत दूरी मापी जाती है, औसत दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी ही औसत दूरी है, कौन सी, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको AU से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपसे पूछता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर, या इसी को कहीं कहीं अप्रॉक्स लगभग 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिखा रहता है, ठीक है। तो आप ये वैल्यू याद रखिएगा, ये वाली, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर के बराबर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा आता है आपका, क्या नापी जाती है, खगोलीय इकाई से दूरी नापी जाती है, किसके बीच, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष, क्या होता है, प्रकाश वर्ष, ये भी क्या है, दूरी मापने की ही इकाई है। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, यह प्रकाश द्वारा निर्वात यानी वैक्यूम, निर्वात में एक वर्ष में तय दूरी, तय दूरी क्या कहलाती है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी है। आपसे पूछ लेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी मापने की इकाई, किसका मात्रक है, दूरी मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष की अगर डिफिनेशन पूछे तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक, यही आप ध्यान रखो। परिभाषा नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है ऑप्शन में, आपसे ही पूछेगा कि प्रकाश किसका मात्रक है, दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष में होता कितना है, आप ये रखो, एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, लिखिएगा। एक लाइट ईयर प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है,
एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10 घात 15 मीटर। नोट कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है साथी, चलिएगा आगे चलते हैं। ठीक, बचा है पारसेक। क्या बचा है? पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक, पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इकाई है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 गुणे एक पारसेक बराबर कितना होगा? 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर। और अगर इसको हम प्रकाश वर्ष के बराबर बराबर करें तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर, अगर इसी को हम प्रकाश वर्ष के बराबर करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष में गुणा करा जाए, प्रकाश वर्ष में गुणा किया जाए, तब एक पारसेक की वैल्यू आती है। तब एक पारसेक की वैल्यू आती है। तो ये तीनों खगोलीय, तीनों बड़ी दूरी मापने की इकाई हैं। इनको आप याद रखिएगा। इनसे सीधे से प्रश्न बन जाता है कि इनकी वैल्यू पूछता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है। तो 1.5 या 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर होता है। फिर आपसे पूछे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर पूछे तो 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानने चाहिए और याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिएगा, कुछ आपके सामने छोटी दूरी के भारी द्रव्यमान के लिए और लंबाई के लिए और छोटे मापन के लिए लिखा गया है, जिसको आपको जानना जरूरी है। कभी कभी आपसे यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, छोटी दूरी मापने के लिए। जैसे अभी तक आपने बड़ी दूरी नापा, एंगस्ट्रॉन में नापा है ना, उसमें नापा आपने, पारसेक में नापा, एयू में नापा, उसके बाद प्रकाश वर्ष में नापा, या लंबाई मीटर में नापते हैं। उसी तरह छोटी दूरी मापने के लिए जैसे कहा कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर आपका होता है 10 की घात -6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 की घात -6 मीटर। कल आपको इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में पढ़ाएंगे कि आप जो ये घातें लिखते हो, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, सारी की बात होती है ना, इसके बारे में कल आपको पढ़ाएंगे। तो यानी कि वो 10 की घात के रूप में जो लिखा जाता है उसको कैसे लिखेंगे, हमें कैसे याद रहेगा। ठीक है, फिर 1 माइक्रोन सबसे छोटी दूरी 10 की घात -6 मीटर। फिर एक एंगस्ट्रॉन बराबर, एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। एक फर्मी मीटर, या इसी को फेम्टो भी कहा जाता है, याद रखिएगा, फर्मी बराबर होगा 10 की घात -15 मीटर। इस तीनों को जरूर याद रखिएगा, इससे ही आपका प्रश्न बनता है। अच्छा, एक नैनोमीटर बराबर भी होता है। एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात -9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात -9 मीटर होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अब एक इधर द्रव्यमान के बारे में बात आती है। 1 टन में कितना किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम होता है। 1 किलो। और 1 कुंटल में कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। यानी 10 कुंटल बराबर आपका 1 टन आएगा। ठीक है, अब छोटे द्रव्यमान के लिए एएमयू होता है। 1 एमयू बराबर होता है 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। 1 पाउंड, आपने एफपीएस पद्धति में पाउंड पढ़ा, तो 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 453.6 ग्राम के बराबर होता है। 6 ग्राम, किलोग्राम नहीं भैया, ग्राम के बराबर होता है, ध्यान देना। ये 6 मतलब लगभग आधा किलोग्राम के बराबर होता है। आधा किलोग्राम से थोड़ा कम होता है, वो 1 पाउंड के होता है, 453.6 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद लंबाई के लिए जैसे आप नापते ना, कहता कि यार्ड, 1 यार्ड, 2 यार्ड, 3 यार्ड, तो उसमें सबसे पहले आप फुट की बात करते हैं। फुट, जैसे कहते हो कि
4 फुट है, 10 फुट या 1-1 फुट की दूरी पर, 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है। 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है। अगर आपसे बात करें कि 1 फुट में कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होगा, तो 2.54 सेंटीमीटर। यानी अगर हम कहें कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, तो 5 इंच बराबर क्या होगा, इसमें 2.54 में 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जितना आएगा वो सब किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ये चीज होगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम पूछें कि 1 यार्ड में फुट की संख्या कितनी होगी, 3 फुट होंगे। कितने फुट होंगे, 3 फुट होंगे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच तो 36 इंच है, तो 3 12 36। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 यार्ड में कितने फुट होंगे, 3 फुट होंगे, और इंच में पूछा जाएगा तो 36 इंच होंगे, ठीक है। अब एक विशेष है, याद रखोगा, कभी कभी मीटर क्यूब यानी आयतन पूछ लेता है, किसके बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा। एक टंकी है, उसका आयतन है 1 मीटर क्यूब, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर आएगा। यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर क्यूब के बराबर, 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है साथी। तो आपने आज व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद आप दूरी के बारे में पढ़ा, दूरियों की राशि बताइए, और छोटी दूरियों के बारे में आपने आज पढ़ा, ठीक है। चलिएगा आगे और आप कर लेते हैं कुछ प्रश्न और, चलिएगा देखिएगा। एसआई प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, यानी जो पहले लगे, जो पहले लगे उसी को प्रीफिक्स कहा जाता है। देखो आप ये, और ये 10 की घात में लगता है, आप इसको कैसे लिखते हो, जैसे अभी आप ये सोचो, जैसे लिखा गया है कि 1000 मीटर लिखा गया है, 1000 मीटर लिखा गया है। अगर इसको आप 10 की घात में लिखोगे तो 10 की घात क्या लिखोगे, 3 लिखोगे कि नहीं, मीटर लिखोगे। अब आपसे पूछा जाए कि जरा इसको किलोमीटर में बदल के बताइए, तो आप क्या कहोगे कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, मीटर तो पहले लगा था, ऑलरेडी लगा था कि नहीं लगा था। अब कितना आया, और क्या लग गया, किलो लग गया। किलो जो पहले लग रहा है यही प्रीफिक्स है। और किलो किसके लिए लगा, 3 जीरो के लिए। यानी 1 किलो की बात किया जाएगा तो 1 किलो बराबर होता है 10 की घात 3। क्या होता है भैया, 10 की घात 3। तो अगर 10 की घात 3 के रूप में बदलना है, तो इसी जो पहले लगा होगा प्रीफिक्स के स्थान पे 10 की घात को लिखना होगा, जो इसकी वैल्यू होगी। जैसे एक और समझो, कम समझे होगे तो, जैसे लिखा है कि सुन 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 सुन, ऐसे लिखो, और एक जैसे मान लीजिए लिख दिया गया आपका 1000 ग्राम, क्या लगा, 1000 ग्राम लिखा, 1000 ग्राम लिखा। अब आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बताते हो कि 1 किलोग्राम के क्या है, बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर है। होता है कि नहीं होता है। तो ये जो पहले किलोग्राम लगा यही तो हमारा प्रीफिक्स है। अच्छा इसकी वैल्यू देखो, ग्राम इधर भी है, ग्राम इधर है, लेकिन यहाँ पे जीरो क्या हो गया, हट गया। और ये जीरो किसके लिए हटा है, जो 10 की घात 3 है। यानी इन 3 जीरो के स्थान पे क्या आ गया है, ये के आ गया। के का मतलब किलो हो गया। और 1 किलो में आप जानते हो कितना होता है, 1 किलो बराबर 10 की घात 3, यानी 1000, 10 की घात 3, ठीक है, समझे। चलो और समझो, और समझो, देखो जैसे अब इसके कुछ प्रीफिक्स हैं, आप याद रखो, जैसे 10 की घात प्लस वाले और 10 की घात माइनस वाले। तो अभी प्रश्न समझो, जैसे 10 की घात 1 को क्या कहा जाता है, 10 की घात 2 को अगर है तो क्या कहा जाएगा, 10 की घात 3 है तो क्या कहा जाएगा, अभी प्लस में है फिर माइनस। और 10 की घात फिर 6, 3 का अंतर 6 है, 10 की घात 9 है, और 10 की घात 12 है, 10 की घात 15 है, और 10 की घात 18 है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, तो जब 10 की घात 1 है तो इसको डेका कहा जाता है। डेका क्या कहा जाता है भैया, डेका, यानी डी से डेका, या स्मॉल डी लिखा होगा कहीं कहीं, ठीक है, स्मॉल डी ही लिखा है। चलिए ठीक है। दूसरा क्या होता है, हेक्टो होता है, हेक्टो। तीसरा क्या होता है, किलो होता है। आ गया ना किलो, देखो
किलो किसके बराबर होता है? 10 की घात 3 के। जहां पे किलोमीटर लिखा है यहां पे हम किलो को हटाकर 10 की घात 3 लिख दें तो 10 की घात 3 यानी 1000 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर 10 की घात 6 का मतलब होता है मेगा, मेगा। 10 की घात 9 का मतलब होता है गीगा। 10 की घात 12 का मतलब होता है टेरा, पेटा 15 का मतलब, और इसका मतलब एक्सा। ये प्लस वाले हैं। ये क्या है? प्लस वाले हैं प्रीफिक्स। आपको इनसे बदला के पूछता है। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न कैसे पूछेगा? जैसे दे दिया कि आपको कह दिया कि बताओ 1 किलो मेगा, 1 किलो सॉरी 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर में कितना मीटर होगा? 1 मेगामीटर में कितना मीटर होगा? मेगामीटर में कितना मीटर होगा? अब ये बताओ मेगा किसके बराबर होता है भैया? मीटर तो वहां ही है, मीटर नहीं हटा। जो पहले लगा, पहले क्या लगा? मेगा, यही प्रीफिक्स है। अब मेगा की वैल्यू कितनी है? 10 की घात 6, यानी 10 की घात 6 मीटर के क्या होगा? बराबर होगा। 1 मेगामीटर किसके बराबर होगा? 10 की घात 6 मीटर के बराबर होगा। आपसे कह दिया गया कि एक हेक्टोमीटर, क्या हेक्टोमीटर कितने मीटर के बराबर है? कितने मीटर के बराबर है? तो अब आप सोचो कि हेक्टोमीटर की 10 की घात में क्या होती है वैल्यू? 10 की घात कितनी होती है? 2 के बराबर होती है। एक हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है? हेक्टो के स्थान पे हम क्या लिख दिए? 10 की घात 2 लिख दिए, और एक से गुणा करेंगे तो ही आएगा, यानी 100 मीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसको अगर आप गुणा करना चाहो तो 100, और 100 का गुणा 1 से करो तो 100 मीटर के बराबर हो गया। 100 मीटर के बराबर हो गया। हो गया। तो एक हेक्टोमीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर के बराबर या 100 मीटर के बराबर होगा। समझे? इसी तरह से आपसे बदलने के लिए पूछता है, जो पहले लगा है उसी के स्थान पे ये 10 की घात को रखा जाता है। तो ये सारे 10 की घात के प्लस वाले हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अब फिर आगे माइनस वाले आपको करा देते हैं। चलिए, जैसे आपने प्लस का लिखा था उसी तरह आपके माइनस के भी हैं। तो 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3। तो 10 की घात -1 का मतलब होता है डेसी। क्या होता है? डेसी। 2 का मतलब होता है सेंटी। 3 का मतलब मिली। अब इसके बाद माइक्रो, अभी आपने पीछे लिखा था माइक्रो, फिर नैनो, पीको, फेम्टो, फेम्टो या फर्मी, कहीं पे फर्मी आता है, फेम्टो भी आता है, और फिर इसको एट्टो ये कहा जाता है। तो 10 की घात -1 का डेसी हो गया, 10 की घात -2 सेंटी हो गया, 10 की घात -3 मिली हो गया, 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात -9 नैनो, 10 की घात -12 पीको, 10 की घात -15 फेम्टो या फर्मी, और 10 की घात -18 एट्टो। तो आप इसको याद रखिएगा, ये 10 की घात है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जितना आज पढ़ाएं उसके कल हम आपको प्रश्न भी करवा देंगे। तो साथियों, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। कहीं कुछ नहीं छूटेगा, साइंस पूरी हम आपको कवर करवा देंगे। तब चलिए साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।